नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत सही होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और बहुत आप लोग शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि इसके बाद जो क्लास होंगी फिर वो मंडे में ही होंगी। होली की छुट्टियां आप लोगों की आज से हो रही हैं, तो आप लोग जो हैं ये वाली क्लास अब कब करोगे बेटा? मंडे से शुरू करोगे, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार मुझे बता दो, आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुंच रही है? क्या आप लोग सभी मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आवाज़ को लेकर, या किसी भी तरीके की समस्या अगर आ रही हो तो जल्दी से बताओ, है ना। हाँ जी, एक सेकंड आप मुझे देंगे। ठीक है, आ जाओ। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, हैप्पी होली। और चलिए अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। अब सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके होंगे। चलिए आइए क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, अब हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, इस सिस्टम को आज हम ख़त्म करेंगे और अगला सिस्टम हम मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। आज इस सिस्टम को हम लोग ख़त्म करेंगे और मंडे से हम लोग नया टॉपिक जो है शुरू कर देंगे। तो आज की क्लास में हम इसी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका अंतःस्रावी तंत्र है। ठीक है, इस सिस्टम में कल मैंने आप लोगों को बताया कि आपके शरीर की जो अंतःस्रावी यानी कि ग्रंथियां थी उसको आपने पढ़ा, लेकिन एक मिश्रित ग्रंथि की हम बात कर रहे थे जिसको कहते हैं पेनक्रियाज। तो हम लोगों की जो बात चल रही थी वो चल रही थी हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड के ऊपर, जिसको आप लोग अग्नाशय ग्रंथि कहते हो। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है आप लोगों की, ये एक मिश्रित ग्रंथि है आपके शरीर की, क्योंकि ये क्या करती है, ये दोनों तरीके से काम करती है। ये एंजाइम भी बनाती है और ये डाइजेस्टिव जूस भी बनाती है, ये हार्मोन भी बनाती है, और प्यारे बच्चे ये अपने हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में भी छोड़ देती है। इसीलिए ये ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि की खोज लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, और लैंगरहैंस ने इसके अंदर कुछ कोशिकाओं के गुच्छों की खोज करी थी, जिसको कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो कल मैंने आपको कहा था कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं ये कौन सी ग्रंथि से संबंधित हैं? आप कहते हो आप लोगों की पेनक्रियाज से। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसको कहते हो, ठीक है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं, यह आप लोगों की एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का गुच्छा है, जिसके बारे में मैंने कल भी कहा था। इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती हैं अल्फा सेल। सबसे पहले बात करते हैं कि मैम अल्फा सेल क्या काम करती हैं, अल्फा कोशिका क्या काम करती हैं। तो जो अल्फा कोशिका होती है, इनका काम होता है एक हार्मोन बनाना। उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। तो आपको पेपर में आएगा कि हमारी पेनक्रियाज ग्रंथि के अंदर जो ग्लूकागोन नाम का हार्मोन होता है वो कौन सी कोशिकाएं निकालती हैं। तो अल्फा कोशिकाएं ये क्या करती हैं, ग्लूकागोन हार्मोन बनाती हैं। ठीक है, आप बताएंगे ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन प्रोडक्शन, इनका काम होता है ग्लूकागोन हार्मोन प्रोडक्शन, यानी ये ग्लूकागोन हार्मोन को बनाने का काम करती हैं, है ना। ग्लूकागोन आप लोग बताकर चलते हो कि ये क्या करती हैं, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन का उत्पादन। तो आपको पेपर में आएगा कि आपकी पेनक्रियाज ग्रंथि के अंदर कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो ग्लूकागोन हार्मोन का उत्पादन करती हैं। आप बताकर चलते हो, ये हो जाती हैं आप लोगों की अल्फा सेल उत्पादन, ये हो जाती है आप लोगों की अल्फा कोशिका।
अब मैम मुद्दा तो ये है कि ये ग्लूकागोन हार्मोन करता क्या है, इस ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या है। तो आइए इस ग्लूकागोन का काम भी लिख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है, इसकी तो सबसे पहले खोज भी पूछता है, इसके काम भी पूछता है, तो वो मैं इकट्ठा भी आपको लिखवाऊंगी। पहले बात कर लेते हैं दूसरी कोशिका की। दूसरी कोशिका है बीटा सेल। बीटा सेल जो होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा कोशिका, तो पेनक्रियास के अंदर जो दूसरी कोशिका होती हैं वो होती हैं बीटा सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बीटा सेल होती हैं दोस्तों, ये निकालती हैं इंसुलिन नाम का हार्मोन। तो ये क्या करती हैं, इंसुलिन को निकालने का काम, इनका काम होता है इंसुलिन प्रोडक्शन। तो ये इंसुलिन प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, ये इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं। इंसुलिन का नाम तो सभी बच्चों ने सुन रखा होगा। इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसको बनाती हैं ये। तो इंसुलिन हार्मोन आपकी अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, और अग्नाशय ग्रंथि में कौन सी कोशिका है जो इंसुलिन बनाती हैं, तो आप कहोगे बीटा कोशिका, ठीक है, आप कहेंगे बीटा कोशिका। अब मैम बीटा कोशिका के बाद जो तीसरी कोशिका है वो कौन सी होती है, तो तीसरी कोशिका होती है, आप लोग बताओगे, गामा सेल। तीसरी सेल हो जाती है दोस्तों गामा सेल, गामा कोशिका। जो गामा कोशिका होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये निकालती हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालती हैं, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। तो ये सोमैटोस्टेटिन प्रोडक्शन करती हैं। सोमैटोस्टेटिन क्या होता है, ये भी एक हार्मोन है। तो ये सोमैटोस्टेटिन का प्रोडक्शन करती हैं। तो आपको पूछेगा कि सोमैटोस्टेटिन, तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन कौन बनाती है, आप लोग बताते हो, गामा कोशिका बनाती है। समझ में आई बात, कौन सी कोशिका बनाती है दोस्तों, गामा कोशिका, ठीक है। मैम एक एक करके लिखवाओ, हाँ जी एक एक करके लिखवाऊंगी। अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि कौन सी कोशिका कौन सा हार्मोन निकालती है, ठीक है। जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा, दो कोशिकाएं मैंने कराई हैं। अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन निकालती है, बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन निकालती है, गामा कोशिका सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकालती है, और प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर पर होती है एफ सेल, फोर्थ नंबर पर होती है एफ कोशिका। फोर्थ नंबर पर आप देखोगे एफ कोशिका, ये क्या करती है एफ कोशिका, जिसको कहते हो एफ सेल। तो ये एफ कोशिका या एफ सेल जो होती हैं ये दोस्तों कर रही होती हैं, आप लोग बताएंगे, पोलीपेनक्रियाटिक जूस का निर्माण। तो ये करती हैं पोलीपेनक्रियाटिक, पोलीपेनक्रियाटिक जूस, पोलीपेनक्रियाटिक जूस का निर्माण। अब पोलीपेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, तो पोलीपेनक्रियाटिक जूस ऐसा जूस है जो आपके पाचन में मदद करता है। प्रोडक्शन लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, पोलीपेनक्रियाटिक जूस का निर्माण। जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आपकी जो पेनक्रियास ग्रंथि होती है वो निकालती है पेनक्रियाटिक जूस, और ये पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ये क्या करता है, लाइपेज का लाइपेज इसके अंदर एंजाइम होता है, इसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इसके अंदर होता है एमाइलेज जो कि प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की पेनक्रियास ग्लैंड होती है, और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, सेल होती हैं, अल्फा बीटा गामा और एफ सेल। सबके काम अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं। प्यारे बच्चे क्यों आप परेशान हो रहे हो, मैं आपको हिंदी में भी एक एक चीज़ लिखवा रही हूँ, तो हिंदी में इसको भी लिखेंगे, आ जाओ लिख लो। तो ये क्या करती है, पोली पेनक्रियाटिक या पोली अग्नाशय रस निकालती है, पोली अग्नाशय रस बनाती है, ठीक है। तो इसका काम हो जाता है, पोली अग्नाशय रस बनाती है ये जो एफ कोशिका होती है, ठीक, समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं एक एक करके इन हार्मोन की, कि ये जो हार्मोन होते हैं इन हार्मोन का बेसिकली काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैम जी ये जो हमारे हार्मोन निकले हैं ग्लूकागोन और इंसुलिन, यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इंसुलिन की और प्यारे बच्चे ग्लूकागोन की। इधर हम लोग लिखने वाले हैं इंसुलिन, इधर हम लोग लिखेंगे इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, इंसुलिन क्या काम करता है,
इंसुलिन, ठीक है। और इधर हम लिखने वाले हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या काम करता है? ग्लूकागोन, ग्लूकागोन क्या काम करता है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हार्मोन की खोज किसने करी पूछा जाता है। इस हार्मोन की खोज किसने करी ये पूछा जाता है। तो आप लोग बताते हो इसकी जो खोज करी थी ना, वो बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी भाई, वो किसने करी थी? बेंटिंग ने। किसने दोस्तों? बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट, बेंटिंग, ठीक है। तो आप जब क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में बल्लेबाज बैटिंग करते हैं, धुश, क्रिकेट में बल्लेबाज बैटिंग करते हैं, तो आप बैटिंग से याद कर लेना बेंटिंग। तो बेंटिंग ने क्या खोजा था? इंसुलिन को खोजा था, ठीक है। जैसे हमारा जो हमारे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, वो इंसुलिन का काम करते हैं। वो क्या है? वो बैट्समैन है। तो बैट्समैन बैटिंग करता है, तो मतलब वो सामने वाली टीम को शुगर कर देते हैं, सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा देते हैं। जो आप लोगों के विराट कोहली हैं और रोहित शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं, है ना, केएल राहुल हैं हमारे। तो प्यारे बच्चे, वैसे ही जो आप लोगों के शरीर में ये इंसुलिन है, अगर ये इंसुलिन कम हो गया तो तुम्हारे छक्के छुड़ जाएंगे, मतलब अभी तुम्हें डायबिटीज हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग याद करोगे। आज के बाद छुट्टी है भाई, हाँ जी, आज के बाद छुट्टी है, ठीक है, क्लियर। तो अब आपके बाद, इस क्लास के बाद हम लोग आपको मिलेंगे मंडे में, है ना, क्लियर। आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब हमने बात करनी है कि मैम, ये जो आप लोगों का इंसुलिन होता है, इसकी खोज बेंटिंग ने करी थी, जबकि इसको आप लोगों को पूछेगा इसकी खोज किसने करी थी। तो आप कहोगे कैम्बरलिंग ने, ठीक है, कैम्बरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने करी थी बेटा। तो कैम्बरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था किसको? आप लोग बताकर चलते हो ग्लूकागोन को, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि मैम इंसुलिन जो होता है इसका काम क्या होता है, ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है। तो आप लोग बताते हो यह शर्करा स्तर को, यह रुधिर शर्करा स्तर को कम करता है। ये रुधिर शर्करा स्तर को कम करता है। जब आपके ब्लड में शर्करा बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको कम करने का ये काम करता है। तो रुधिर शर्करा स्तर को कम करता है बेटा, क्लियर। तो इस इंसुलिन का काम होता है डिक्रीज्ड ब्लड शुगर। ये क्या काम करता है दोस्तों? तो ये डिक्रीज्ड करता है ब्लड शुगर। तो आपको पेपर में आता है ये काम कि ब्लड शुगर जो होती है आप लोगों की, उसको कम करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि है वो निकालती है इंसुलिन हार्मोन। ये काम क्या करता है? जब आपकी शुगर ऐसे हाई होती चली जाती है, तो इंसुलिन कहता है बहन जी नीचे आ जाओ। तो मतलब ये इंसुलिन शुगर को नीचे नीचे और बैलेंस कर देता है। तो आपके ब्लड में जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होती है, तो इंसुलिन को ही जाना पड़ता है आपके ब्लड में, और फिर शुगर को कम करके आना पड़ता है। जैसे जब हमारे विकेट, जब सामने वाली टीम जो है उसके विकेट नहीं गिर रहे होते हैं, तो हमारी टीम से बूम बूम बुमराह को जाना पड़ता है, और अपनी गुगली और अपनी स्पिन के जरिए, या प्यारे बच्चे अपनी बॉलिंग के जरिए उन्हें क्या करना पड़ता है? सामने वाली टीम के विकेट घेरने पड़ते हैं। तो जब आपके शरीर में, आपके रुधिर में ग्लूकोज उधम मचा रहा होता है, ग्लूकोज अपनी चलाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है भैया, 250 200 हो गई ग्लूकोज ब्लड में, तो ये इंसुलिन जाता है और ग्लूकोज से कहता है बहन जी तुमने बहुत उधम मचा ली, अब आ जाओ नीचे। तो ये जो इंसुलिन होता है ये रुधिर शर्करा को कम करता है। कब कम करेगा? जब ज्यादा हो रही हो रुधिर शर्करा। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि रुधिर शर्करा को कम करने वाला हार्मोन, आपने कह दिया इंसुलिन होता है। मैम ये क्या काम करता है? तो भैया ये भी रुधिर शर्करा पर ही काम करता है। इसका काम क्या होता है? तो यह है रुधिर शर्करा को, रुधिर शर्करा को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, बढ़ाता है, लिख लेना। तो ये क्या करता है दोस्तों? ये रुधिर शर्करा को बढ़ाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये क्या करता है? रुधिर शर्करा को बढ़ाता है। ये क्या करता है? इंक्रीज्ड सॉरी
तो ये क्या करता है प्यारे बच्चों, ये करता है बुमराह फास्ट बॉलर है, हाँ जी मुझे पता है, स्पिन तो वो भी करा सकता है, बोल्ड तो वो भी मार सकता है ना, चीज जो बैट्समैन होते हैं उनको, क्लियर। तो बुमराह जो होता है वो क्या करता है, अपनी बॉलिंग से जो विकेट है उसको लेता है। मैं पानी पिया हूं थोड़ा सा, ठीक है। है ना, हाँ। तो अब आ जाओ आगे बात करते हैं, है ना। तो अब हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे कि ये जो आप लोगों की ब्लड शुगर, जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा चला जाता है, शुगर लेवल जब बहुत कम हो जाएगा तो जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो निकलेगा और आपकी शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है ना वो कम होना चाहिए ना वो ज़्यादा होना चाहिए। मैम कितना होना चाहिए, चलो आइए बात करूंगी, लेकिन अभी आपको अगला पॉइंट बताती हूँ। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है, शर्करा स्तर है, वो कितना होना चाहिए, तो आप लोग बताते हो कि सामान्य शर्करा स्तर जो होता है, सामान्य नॉर्मली जो होता है वो आप लोगों का होना चाहिए 80 से, प्यारे बच्चे आप लोग बताकर चल सकते हो 100 के बीच में, ठीक है। जब आप खाली पेट हो, जब आप लोग क्या हो प्यारे बच्चा, खाली पेट, जब आप लोग खाली पेट है, एम्प्टी स्टमक है, आपने खाना नहीं खाया, तो आपका कितना हो सकता है, 80 के आसपास, 80 से 90 हो सकता है। लेकिन 100 के आसपास कितना हो सकता है, आप लोग या इस इमेज को मैं पूरी तरीके से लिखवा देती हूँ। देखो दो ही आप लोगों के शुगर ना दो तरीके से मापे जाते हैं, एक तो खाली पेट और एक खाना खाने के बाद। तो दो वैल्यूज़ आपको याद करनी है। अगर आप कहें कि मैम 80 से जो हमारा शुगर लेवल हो रहा है 100, तो ये कब हो सकता है, खाली पेट हो सकता है ना, खाली पेट। जब आप लोग क्या कर रहे हो प्यारे बच्चे, जब आपका पेट खाली है, आपने कुछ नहीं खाया, सुबह सुबह आपने अपना सैंपल दिया है, एम्प्टी स्टमक या फास्टिंग जब आपने करी है, तो तब आपका शुगर लेवल इतना आ सकता है, तो इतनी वैल्यू आप मान सकते हो। दूसरा, आप लोगों का जो शुगर लेवल होता है 110 से, अगर आपका शुगर लेवल आ रहा है 140 के आसपास, ठीक है, तो आप लोग बताकर चल सकते हो कि ये खाना खाने के बाद आएगा, खाने के बाद, ठीक है। तो खाने के बाद आपका जो शुगर लेवल है वो इतना आ रहा है, तो वो सामान्य वैल्यू मानी जाती है। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर मील, खाना आपने खा लिया उसके बाद इतना आ रहा है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन इससे ज़्यादा जब आपका हो रहा है, आपका 180, 190, 200 हो गया है, तो दैट्स मीन हो सकता है कि आप लोगों का शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसको कहते हैं हाइपर, आप लोग बोलोगे कि शुगर की शुरुआत हो चुकी है, प्री डायबिटिक हो चुके हो। एक कंडीशन होती है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक कब होते हैं हम लोग, तो प्री डायबिटिक का मतलब है कि शुगर की शुरुआत हो गई है। तो जब आप लोगों का जो शुगर है वो 160 से, प्यारे बच्चे 170 की रेंज में आता है, तो आप बता सकते हो कि आपके अंदर प्रीबायोटिक जो है, आप प्री डायबिटिक हो चुके हो, यानी कि आप में शुगर की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, ठीक है। तो इतना शुगर लेवल आपका होता है आपकी बॉडी का। इससे एक दो वैल्यू आपको ऊपर नीचे पेपर में मिल सकती है, ठीक है। कई बार यहाँ पे 110 से 120 भी आपको दे देता है, तो 140 तक आप मानकर चल सकते हो कि खाने के बाद होना चाहिए, और 80 से 100 के बीच में या 80 से 100 आपका खाली पेट होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात, आओ आगे बात करते हैं। अब चलते हैं आगे कि मैम जो ये इंसुलिन होता है और ग्लूकागोन हार्मोन होता है, जब ये दोनों हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो कौन सी बीमारी हो जाती है, ये भी आपको पूछता है। तो आ जाओ मैं आपको बताती हूँ कि आपको पूछे कभी भी कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी के कारण, कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है बेटा। कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है,
ठीक है, तो ये प्रश्न आता है पेपर में कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है, तो कहोगे इंसुलिन की कमी के कारण, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन। तो जो इंसुलिन आपके कमी आपके शरीर में कम हो जाता है, डायबिटीज डायबिटीज इज कॉजेस, तो डायबिटीज हो जाता है, याद रखोगे। ठीक है, और एक और प्रश्न आता है आजकल पेपर में कि जो इंसुलिन होता है इसके एक्टिवनेस के लिए या आपके शरीर में सही मात्रा में बने कौन से तत्व की जरूरत होती है तो आप लोग बताएंगे इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, इंसुलिन उत्पादन के लिए जिंक की जरूरत होती है बेटा, के ठीक है, के लिए जिंक तत्व की आवश्यकता होती है, तो जिंक की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, तो इंसुलिन उत्पादन के लिए किसकी जरूरत होती है, जिंक की आवश्यकता। तो बताएंगे जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो जो इंसुलिन होता है इसके प्रोडक्शन के लिए आपको किस तत्व की आवश्यकता होती है, जिंक की। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी हो गई ना तो इंसुलिन की भी कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो इंसुलिन के बारे में आप लोगों की बात हो गई। भाई आपके शरीर में अगर ग्लूकागोन हार्मोन कम हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, तो अगला पॉइंट ग्लूकागोन के बारे में लिख लेते हैं। ग्लूकागोन ग्लूकागोन की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया, कौन सी बीमारी हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। तो आपको ये भी पूछता है कि किसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। भाई डायबिटीज तो आप लोग जानते ही हो, मधुमेह, शुगर बोलते हैं जिसको, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है शुगर लेवल कम हो जाना। भाई आपके ब्लड के अंदर जब शुगर ज़्यादा हो रही है तो इंसुलिन उसको कम करता है। अब इंसुलिन आपके शरीर में बन नहीं रहा, इंसुलिन की आपके शरीर में कमी हो गई, तो भैया आपकी शुगर जो है खून में वो बढ़ती जाएगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़, फिर आपको मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ग्लूकागोन हार्मोन की आपके शरीर में कमी हो गई तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है शुगर की कमी। आपके ब्लड में पहले से ही शुगर कम है, अब उसको ग्लूकागोन और हार्मोन आकर इस शुगर को बढ़ाएगा, लेकिन ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है बन ही नहीं रहा, तो ये जो आप लोगों का शुगर है ये खून में और कम होता चला जाता है, और कम हो जाएगा तो आपको चक्कर आएंगे, आप बेहोश हो जाओगे और आपकी कोशिकाएं फट जाएंगी, क्योंकि कोशिकाओं को ग्लूकोज से तो खाना मिलता है। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है लो ब्लड शुगर, इसको कहा जाता है लो ब्लड शुगर, यानी कि खून में शुगर की कमी। ठीक है, शर्करा की कमी इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो जब हमारे शरीर में क्या हो जाएगा दोस्तों ग्लूकागोन हार्मोन की कमी होगी तो शर्करा की कमी हो जाएगी। तो लिखोगे ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकागोन हाइपोग्लाइसीमिया इज कॉजेज। तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया को क्या कहते हैं, लो शुगर कहते हैं, शर्करा की कमी कहते हैं। ठीक है, क्लियर इंसुलिन उत्पादन के लिए जिंक तत्व की आवश्यकता होती है, लो आवश्यकता भी लिख लो। ठीक है, आवश्यकता, क्लियर, आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आवश्यकता किसकी होती है, जिंक की। अब मैम जो ग्लूकागोन होता है इसके उत्पादन के लिए कौन सी तत्व की आवश्यकता होती है, तो ग्लूकागोन के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत होती है। तो आप लोग लिखेंगे कि ग्लूकागोन उत्पादन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है।
इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात? तो लिखोगे कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी भी प्यारे साथी को? तो ग्लूकागोन के प्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि मैम सोमैटोस्टेटिन क्या काम करता है। सोमैटोस्टेटिन आपने हमें दो तो बता दिए, आपने हमें ग्लूकागोन इंसुलिन तो बता दिया, अब सोमैटोस्टेटिन क्या काम करता है? तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है, इसके अगर काम की बात करते हैं तो ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है बच्चा? वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी आपकी वृद्धि को रोकता है। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। कभी भी आपको पेपर में पूछे कि हमारे शरीर में कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन बनता है, तो आप बताओगे सोमैटोस्टेटिन। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है बेटा। आपकी ग्रोथ को रोकता है ये। मैम ग्रोथ को क्यों रोकता है? भाई जब आप 18 साल के हो गए तो आपकी एज, आपकी हाइट तब भी बढ़ती रहेगी क्या? आप कहोगे मैम ऐसे तो पूरी जिंदगी हम बढ़ेंगे, ऐसे तो हम बढ़ते ही रहेंगे और बहुत लंबे हो जाएंगे। तो जब आप 18 साल के हो जाते हो तो तब सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन को रोक देता है और कहता है कि बस भैया उस बंदे की उम्र 18 हो चुकी है, अब बंद करो निकलना, अब मत निकलो। तो अब फिर जो ग्रोथ हार्मोन है वो निकलना बंद हो जाता है, इसीलिए 18 साल के बाद आपकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ती है। तो ये क्या करता है? ये ग्रोथ हार्मोन को रोक देता है, ये ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन 18 साल के बाद आपकी हाइट पर काम करना भी बंद कर देता है। ये जो आपका वृद्धि हार्मोन होता है उसको रोक देता है। तो ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, वृद्धि रोधक के रूप में। ठीक है, इसीलिए लड़कियों में ये 14 साल के 15 साल के अंदर बनने लगता है और लड़कों में 14 साल तक बनने लगता है। ठीक है, तो ऐसे आपने चीज़ें करनी शुरू करी। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले हार्मोन की तरफ, जो कि कौन सा था? आपको मैंने बताया पोली अग्नाशय रस, पोली पैनक्रियाटिक जूस, जो कि बेटा आपको पता है, आप पढ़ चुके हो, ये पाचन में काम आता है। इसका काम होता है पाचन का कार्य करना। तो ये क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। ये तो डाइजेशन में हेल्प करता है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो ये तो हेल्प इन डाइजेशन करता है, ये तो आप लोगों को पाचन में मदद करता है, हेल्प इन डाइजेशन, पाचन में मदद करता है अग्नाशय रस। पाचन वाले चैप्टर में इसको आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आ जाओ आपके शरीर की अगली ग्रंथि की बात करते हैं। आपके शरीर की जो अगली ग्रंथि है जिसका नाम है, आप लोग बताएंगे अधिवृक्क ग्रंथि। अब हेडिंग डालेंगे अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, हेडिंग डालेंगे दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड। अब हेडिंग डलेगी आपके शरीर की अगली ग्रंथि जो कि है एड्रेनल ग्लैंड। मैम एड्रेनल ग्लैंड जो होती है ये कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है? तो ये ग्रंथि आपको गुर्दों के ऊपर मिलती है। इस ग्रंथि का स्थान क्या होता है? आप लोग बताते हो गुर्दों के ऊपर। ठीक है, ये कहाँ आपको देखने को मिलती है? गुर्दों के ऊपर पाई जाती है। तो ये ग्रंथि होती है गुर्दों के ऊपर, है ना। आप लोगों की जो किडनी है वहाँ पाई जाती है। तो ये होती है अबव टू किडनी, अबव टू किडनीज, आपकी किडनीज के ऊपर होती है ये। अब आपके पास किडनीज कितनी होती हैं भाई? आपके पास जो गुर्दे हैं वो कितने होते हैं? आप कहोगे 2। तो एक गुर्दे के ऊपर एक होती है ये ग्रंथि। तो इनकी भी संख्या आपको पूछता है पेपर में। तो ये ऐसी आपकी ग्रंथि हैं जो आप लोगों को जोड़ों में पाई जाती है, यानी ये भी कितनी होती है संख्या में? 2 होती हैं। इनकी संख्या 2 होती है और जोड़ी कितनी होती है? जोड़ी में पूछे तो एक जोड़ी होती है, 1 पेयर, 1 पेयर होती है जो एड्रेनल ग्लैंड होती है आपके अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप लोग जब अपनी अधिवृक्क ग्रंथि को देखते हो तो इसकी शेप कैसी लगती है प्यारे बच्चे? क्या आप मेरे मैसेज पढ़ रही हो? बिल्कुल मैं आपके मैसेज पढ़ रही हूँ बेटा। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। एक गुर्दे के ऊपर एक होती है, बिल्कुल एक गुर्दा ये, एक गुर्दा ये, एक इस गुर्दे के ऊपर है, एक इस गुर्दे के ऊपर है। और भैया इनकी शेप कैसी होती है? मैम इनकी शेप कैसी है, इनकी आकृति कैसी होती है? इन ग्रंथि की जो आकृति है, जो शेप है, वो त्रिभुजाकार होती है। कैसी?
त्रिभुजाकार, ये होती है त्रिभुजाकार मतलब ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर होती है बच्चा। तो ये ऐसी लगती है जैसे कोई त्रिभुज हो, जैसे कोई ट्राइएंगल रखा हुआ हो, तो ऐसी इस ग्रंथि की शेप होती है। अगर इस ग्रंथि को मैं आपको दिखाऊं तो आपके गुर्दों के ऊपर ये ग्रंथि आपको नजर आती है इस तरीके से, है ना। तो ये होती है आप लोगों की एड्रेनल ग्लैंड। ये है दोस्तों आप लोगों की अधिवृक्क ग्रंथि, ये जो आपको यहाँ नजर आ रही है। अब बहुत अच्छे से आपको समझना है, अधिवृक्क ग्रंथि दो भागों में बटी हुई होती है बेटा। इसके दो भाग होते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स में बटी है? दो भागों में। एक अंदर वाला पार्ट है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये अंदर वाला पार्ट जिसको कहते हैं मेड्यूला, और एक ये बाहर वाला पार्ट है जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। तो आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि है आपके गुर्दों के ऊपर है, देखो ये बैठी आपके गुर्दों के ऊपर बैठी है। अब इसका फोटो इस तरीके से बड़ा करके देखोगे तो इसके दो हिस्से हैं, ये दो हिस्सों में बटी हुई होती है। एक आंतरिक भाग होता है जिसको मेड्यूला कहते हैं, एक बाह्य वाला भाग होता है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो आ जाओ इसी बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये ग्रंथि किस तरीके से आपके शरीर में काम करती है, ठीक है। तो आओ आगे बात करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड जो आप लोगों की है ये दो हिस्सों में बटी होती है बच्चा। अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये दो हिस्सों में बटी होती है। इसके कितने पार्ट होते हैं? आप कहते हो मैम दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? तो आप लोग बताकर चलेंगे कि इसका एक भाग होता है मेड्यूला, एक भाग होता है इसका क्या? मेड्यूला, एक भाग है मेड्यूला। आपको पेपर में आता है कि मेड्यूला किस ग्रंथि में पाई जाती है, तो मेड्यूला आपकी अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। एक भाग तो ये हो गया मेड्यूला, और मैम दूसरा भाग होता है कॉर्टेक्स, दूसरा भाग होता है इसका कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स कैसा भाग है, मेड्यूला कैसा भाग है, ये आपको पेपर में पूछा जाता है। तो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं, मेड्यूला, कॉर्टेक्स। मेड्यूला जो होता है ये आंतरिक भाग है। आपको पूछेगा कि अधिवृक्क ग्रंथि का आंतरिक भाग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे मेड्यूला। मेड्यूला कैसा पार्ट है दोस्तों? इनर पार्ट है। कैसा पार्ट है मेरे प्यारे प्यारे साथियों? आंतरिक भाग है। और मैम कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स होता है बाह्य भाग। कॉर्टेक्स जो होता है ये बाह्य भाग है। ये कैसा भाग है दोस्तों? आउटर पार्ट है। तो आपको पेपर में प्रश्न आएगा कि जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि है इसका बाह्य भाग कौन सा होता है और इसका आंतरिक भाग कौन सा होता है। तो आपने कहा कि आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसका बाह्य भाग हो गया कॉर्टेक्स, इनर पार्ट हो गया मेड्यूला। अब मेड्यूला के बारे में खास बात यह है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कंट्रोल नहीं होता। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी, जो सब पे कंट्रोल कर रही थी, मास्टर ग्लैंड थी, इसके द्वारा ये कंट्रोल नहीं होता। तो लिखेंगे यह मास्टर ग्रंथि द्वारा कंट्रोल नहीं होता, यह मास्टर ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होता। मास्टर ग्रंथि कौन सी है सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे मुझे बताएं कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है आपके शरीर की, जल्दी बताओ। नॉट कंट्रोल बाय मास्टर ग्लैंड। भाई आपके शरीर की मास्टर ग्लैंड कौन सी है, फटाफट बताओ सारे बच्चे, मुझे बताओ कि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है आपके शरीर की। ठीक है मैम, ग्रंथि रोकने वाली कोशिका की वृद्धि कैसे करें? आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है क्या बेटा? वो अपने आप बनती हैं, ये हार्मोन नेचुरल है। हाँ जी, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दैट्स मीन ये जो आप लोगों का मेड्यूला वाला भाग है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं होता, जबकि ये वाला कंट्रोल में होता है। तो लिखोगे यह नियंत्रण में होता है। बाकी तो सब नियंत्रण में होगा, ठीक है, यह नियंत्रण में होता है। तो ये नियंत्रण में नहीं होता है मेड्यूला भाग, और ये नियंत्रण में होता है, आपको याद रखोगे, ये होता है अंडर कंट्रोल, ये अंडर कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोगों को चीजें हैं जो पूछी जाएंगे। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। अब मैम मेड्यूला जो है ये कौन से हार्मोन निकालता है? मैम कॉर्टेक्स ये कौन से हार्मोन निकालता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के मेड्यूला और कॉर्टेक्स पार्ट से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, अब इनके बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं मेड्यूला और कॉर्टेक्स के हार्मोन। तो भाई मेड्यूला पार्ट से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे? मेड्यूला से कौन से हार्मोन निकलते हैं?
और जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वहां से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो मेड्यूला हुआ और कॉर्टेक्स हुआ, यहाँ से निकलने वाले हार्मोनों की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि जो मेड्यूला पार्ट होता है यहाँ से निकलता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। यहाँ से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं भाई, तो यहाँ से जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो दो हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। कौन कौन से दो हार्मोन निकलते हैं, तो एक तो निकलता है, आप लोग बताते हो, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एक निकलता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। मैम एपिनेफ्रिन का एक और नाम है क्या, हाँ जी बच्चा, एपिनेफ्रिन को आप लोग एक और नाम से जानते हो, इसी को आप एड्रेनलिन हार्मोन कहते हो, एड्रेनलिन, इसी को कहा जाता है एड्रेनलिन, ठीक है, इसी को कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। तो नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है, ये एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है इसी का दूसरा नाम होता है नॉर ये एड्रेनलिन, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन का ही दूसरा नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के बारे में आइए पहले बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दो हार्मोन है उनको बता देती हूँ। तो दूसरा हार्मोन जो निकालती है वो निकालती है ये नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, दूसरा हार्मोन ये निकालती है नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। तो दूसरा हार्मोन ये रिलीज करती है नॉर एपिनेफ्रिन। मैम नॉर एपिनेफ्रिन का भी कोई नाम है क्या, तो हाँ जी, इसको कह देते हैं नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन इसको कह दिया जाता है, नॉर एड्रेनलिन इसको कह देते हैं, ठीक है, नॉर एड्रेनलिन। आपको पेपर में पूछा जाएगा कि हमारी कौन सी ग्रंथि है जो एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है, एड्रेनलिन का ही दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन, ठीक है। हमारी कौन सी ग्रंथि है जो नॉर एड्रेनलिन निकालती है, या नॉर एड्रेनलिन का ही दूसरा नाम होता है नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये दोनों हार्मोन आपकी अधिवृक्क ग्रंथि निकालती है, और अधिवृक्क ग्रंथि का कौन सा हिस्सा निकालता है भैया, आप बताते हो मेड्यूला, ठीक है। अब मैम यहाँ से हमने बात करी कि यहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यहाँ से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं उनका भी नाम आपको याद रखना है। यहाँ से निकलता है कॉर्टेक्स, वो यहाँ से निकलता है कार्टिसोल, कार्टिसोल हार्मोन, यहाँ से निकलता है दोस्तों कार्टिसोल, यहाँ से रिलीज होता है कार्टिसोल हार्मोन। यहाँ से रिलीज होता है एंड्रोजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन। तो ये आप लोग बताओगे एंड्रोजन और कार्टिसोल हार्मोन ये कहाँ से निकलते हैं, ये कॉर्टेक्स पार्ट से निकलते हैं। तो कॉर्टेक्स निकालता है कार्टिसोल और एंड्रोजन। एक और हार्मोन है जो यहाँ से निकलता है जिसका नाम होता है एडल्टोस्टेरोन, एडल्टोस्टेरोन हार्मोन, एडल्टोस्टेरोन हार्मोन भी यहीं से निकलता है, एडल्टोस्टेरोन हार्मोन भी कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है, एडल्टोस्टेरोन, एडल्टेस्टेरोन हार्मोन भी यहीं से निकलता है, एडल्टोस्टेरोन हार्मोन भी यहीं से रिलीज होता है। अब मुझे बताओ किसी भी बच्चे को कोई समस्या, हाँ कार्टिसोल को कहते हैं टेंशन का हार्मोन, चिंता का हार्मोन। अभी लिखवाऊंगी इनके सारे काम, ठीक है। तो आ जाओ, इन सब के अंदर अगर आप लोगों को कभी भी पूछता है सबसे ज्यादा जो आता है एड्रेनलिन आता है। तो आइए सबसे पहले एड्रेनलिन की बात कर लेते हैं। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन जो है दोस्तों, इसके बारे में जब हमने बात करी तो एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि का मेड्यूला पार्ट निकालता है। ये हार्मोन कई नामों से जाना जाता है, इसको कहते हैं एमरजेंसी हार्मोन, इसको कहा जाता है एमरजेंसी हार्मोन। आपको बहुत बार पेपर में पूछा है कि एमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन हम किसको कहते हैं, तो ये होता है आपातकालीन हार्मोन। मैम क्यों कहते हैं इसको आपातकालीन हार्मोन, क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों में आपके अंदर यही बनता है, तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग ले, तुमने किसी का मर्डर कर दिया, तुमने एग्जाम में सिलेक्शन ले लिया, तो ये आपातकालीन स्थितियां, इस दौरान जो तुम्हारे अंदर पेट में गुड़गुड़ी सी होती है,
तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तुम्हारा कहते हैं ना वो तो लाल पीला हो गया, वो तो डर के मारे लाल पीला हो गया, तुम्हारा शरीर का पीला पड़ जाना एकदम से, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाना, तुम्हारे कई बार बोलते हैं कि दिल की धड़कनें एकदम ऐसे धक 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 करने लगता है दिल, तो ये सब इसी की वजह से होता है, एड्रेनलिन की वजह से। तो इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं इसी को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसी को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि लड़ो या उड़ो हार्मोन। तो भैया या तो लड़ो कंडीशन से या उड़ो। जैसे आपका पेपर है, आपको पढ़ना पड़ेगा, या तो लड़ो कंडीशन से या फिर उड़ो, भागे फिर भगा दिए जाओगे। भीड़ को पछाड़ने की अगर शक्ति रखते हो तो एग्जाम में सिलेक्शन ले जाओगे, अगर भीड़ के ही साथ मिल गए तो फिर आप अलग नहीं दिखोगे फिर, है ना। तो अब तीसरा जो होता है इसी का नाम है डू और डाई हार्मोन। डू और डाई यानी कि करो या मरो हार्मोन, इसी को कहते हैं करो या मरो भी बेटा, ठीक है। तो ये सारे नाम इसी हार्मोन के हैं। इसी को कहा जाता है 3F हार्मोन। 3F हार्मोन किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं 3F हार्मोन। 3F का मतलब, एक F का मतलब हो जाता है फियर, मतलब तुम्हारे अंदर डर यही पैदा करता है। अगर तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम डरोगे, है ना। जब तुम्हारे सामने मौत आती है, मौत, तो डर लगता है ना। तो उस फियर हो गया एक, तो एक आपने अभी पढ़ा है फाइट एंड फ्लाइट, फाइट, और तीसरा हो जाता है फ्लाइट। तो इसीलिए ये तीनों शब्द, तीनों एफ वाले शब्द जो हैं इसी हार्मोन के अंदर आते हैं, तो इसीलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, डू और डाई भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, और F3F हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये कुछ टाइम के लिए आपकी पावर को बूस्ट कर देता है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जंगल में गए जंगल में शेर, ठीक है। अब जंगल के अंदर गए और जंगल में क्या हो गया प्यारे बच्चे, शेर आ गया। कहाँ हो गई स्पेलिंग मिस्टेक अब आप जंगल में गए और जंगल में शेर आ गया, आपके सामने ही खड़ा है। अब आप ऐसे कांप रहे हो, है ना। अब आपको साइड में एक पेड़ दिख गया, आप भागकर उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि जान की बात है, करो या मरो। या तो करो जो आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, या वहीं खड़े होके शेर तुम्हें अपना खाना बना लेगा। या वैलेंटाइन डे आता है, वैलेंटाइन डे वाले दिन हम जाते हैं गुलदस्ता लेकर, गिफ्ट लेकर, कि आज तो मान ही जाएगी, आज तो भैया हिम्मत जुटाते हैं बच्चे, हिम्मत जुटाकर जाते हैं, आज तो मान ही जाएगी। तो या तो करो या मरो, या तो सीधा सीधा कह दो जाकर, या भैया चुप बैठे रहो यहाँ पर, या देखते रहो चुप चुप कर, चोरी चोरी, चुपके चुपके, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर ये जो बूस्टअप करता है ना, वो यही करता है। जैसे भूकंप आ गया, सब लोग भाग रहे हैं, अब भूकंप आ गया तो तुम भागोगे अपनी पूरी स्पीड से और किसी सुरक्षित जगह जाकर खड़े होगे। तो जो तुम्हारे अंदर एकदम एनर्जी आती है, वो एनर्जी यही लेकर आता है, एड्रेनलिन, ठीक है। समझ में आ गई बात। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। तो बेसिकली ये आपकी दिल की धड़कन को भी बढ़ाने का काम करता है। दिल की धड़कन बढ़ाना, इसका काम ये भी होता है, ये दिल की धड़कन बढ़ाता है, ठीक है। हार्ट बीट इंक्रीज करता है, ये क्या करता है, हार्ट बीट इंक्रीज, आपके दिल की धड़कन को भी बढ़ाने का काम करता है, ये भी पूछा जाता है आपको। क्लियर, ठीक है ना ब्रजेश जी। हाँ जी बेटा बिल्कुल। अब आओ आगे बात करते हैं। अब मैम जी यहाँ पर ये नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये भी आप लोगों का, ये आपका बीपी बढ़ाता है, बीपी इंक्रीज करता है। आपको कभी भी पूछेगा कि नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, तो बीपी बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है, ये आपका रक्तचाप बढ़ाने का काम करता है, इसका काम होता है ये एड्रेनलिन का तो आपने काम पढ़ लिया पूरा। ये नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ये बीपी इंक्रीज करता है, आपका रक्तचाप बढ़ाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्टिसोल की, ये क्या करता है, एंड्रोजन की और एडल्टोस्टेरोन की। तो आइए अब हम बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्टिसोल। कार्टिसोल जो होता है इसको कहते हैं चिंता का हार्मोन। कार्टिसोल, कार्टिसोल को कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन।
जब आप ज़्यादा सोचते हो, जब आप ज़्यादा चीज़ों पर विचार करते हो, तो आपके अंदर से यही निकलता है, चिंता का हार्मोन। जैसे आपके अंदर कभी कभी आपको लगता है यार पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपका कार्टिसोल निकलता है, आपको टेंशन होती है जब चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन, ये हार्मोन आपके दिल पर प्रभाव डालता है, ये हार्मोन आपके दिल की क्रियाविधि पर प्रभाव डालेगा। इसीलिए जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनको हार्ट अटैक की दिक्कत होती है। ये दिल की मांसपेशियों को कमज़ोर बना देता है, हार्ट की मसल को कमज़ोर बनाता है। तो इसीलिए जो ज़्यादा सोचते हैं उनकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अगला है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या काम करता है दोस्तों? एंड्रोजन, ये जो एंड्रोजन हार्मोन है, ये पुरुषों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन बनता है उसको एक्टिव करता है। तो ये क्या करता है? पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव करता है। ठीक है, इसका काम होता है पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव करना, सक्रिय करना। ठीक है, तो ये पुरुषों के अंदर क्या काम करता है? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को सक्रिय करता है। एक्टिव टेस्टोस्टेरोन, एक्टिव टेस्टोस्टेरोन, तो ये पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव करने का काम करता है। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है एडल्टोस्टेरोन। एडल्टोस्टेरोन, ये एडल्टोस्टेरोन क्या काम करता है भाई? एडल्टोस्टेरोन का क्या काम होता है? ये एडल्टोस्टेरोन आपके शरीर में पानी और लवण की मात्रा को बनाए रखता है। या इस एडल्टोस्टेरोन की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी में क्या होता है प्यारे बच्चे, आपकी बॉडी के अंदर जो सोडियम है, पोटेशियम है, उनकी मात्रा को ये निश्चित करने का काम करता है। एडल्टोस्टेरोन का काम होता है सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को संतुलित करना। ये सोडियम व पोटेशियम को संतुलित करता है, पोटेशियम की मात्रा को संतुलित करना। ठीक है, देखो कितना कुछ आपके शरीर में चलता है, कितना कुछ आपके शरीर के अंदर चलता है प्यारे बच्चे। तो ये क्या काम करता है? ये आप लोगों के अंदर सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को संतुलित करता है। इसका काम हो जाता है बैलेंस सोडियम एंड पोटेशियम। आपके शरीर में जो सोडियम और पोटेशियम है, इनकी मात्रा को बैलेंस करने का काम होता है एडल्टोस्टेरोन का। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक, चलो आगे बात करते हैं। बेटा कैरेटीन, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो नुकसान देगा। ठीक है, अभी आशीष, चलिए अब आ जाते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के ये हार्मोन जो थे इनकी हमने कर ली बात, यानी आपकी अधिवृक्क ग्रंथि भी हो गई खत्म। अब एक पॉइंट और आप नोट कर लिख लोगे। मैंने अभी अभी कहा कि आपकी जो ये है, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, ये मेड्यूला पार्ट को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन आपके शरीर की एक और ग्रंथि ऐसी है जिसको ये कंट्रोल नहीं करती, ये पैराथायरॉयड को कंट्रोल भी नहीं करती। तो आप लोग यहाँ पर नोट कर कर एक चीज़ लिख लीजिएगा, इसको अपने नोट्स में कंक्लूड कर लीजिएगा कि पैराथायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड कल पढ़ाई थी ना जो थायराइड के ऊपर होती है, पैराथायरॉयड ग्रंथि मास्टर ग्रंथि द्वारा, इस मास्टर ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं होती। ठीक है, नियंत्रित नहीं होती। तो ये जो आप लोगों की पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, ये भी आप लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। तो बताओगे पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड इज नॉट कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल्ड अंडर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं होती है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात है ना?
अच्छा जी मुकेश जी, ऐसा क्या समझ नहीं आया जो अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है ना? आप लोगों को मैंने बताया। चलो एक बार फिर से बताती हूँ, चीज़ों को समझो। हमने बात करी कि आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, कोई बात नहीं, हम टेस्टिस और ओवरी को अगली क्लास में पढ़ लेंगे मंडे में, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक भी तभी शुरू हो जाएगा। इसको समझो ठीक से, एक बार रिवाइज करा रही हूँ। आपकी अधिवृक्क ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं। जैसे मेरे दो हाथ हैं, एक ये हाथ है, एक ये हाथ है। आप कहोगे मैम आपका ये वाला हाथ क्या काम करता है? तो ये वाला हाथ मेरा मेड्यूला है, ये वाला हाथ मेरा कॉर्टेक्स है, ये वाला हाथ मेरा बहुत सारे हार्मोन निकालता है, लेकिन ये मेरे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये पिट्यूटरी के कंट्रोल में है। ये पिट्यूटरी जो हार्मोन निकालेगी वही हार्मोन यहाँ पहुँचेंगे। इसके अपने हार्मोन है, ये अपनी मर्जी से काम करता है। ठीक है, तो मेड्यूला जो है ये सबसे आंतरिक भाग है बेटा एड्रेनल ग्लैंड का, और ये मास्टर ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोगों का कॉर्टेक्स जो होता है बाह्य भाग है, और ये पिट्यूटरी ग्रंथि के कंट्रोल में होता है। अब इनसे निकलने वाले हमने हार्मोन पढ़े हैं। इनसे निकलने वाले हार्मोन है, मेड्यूला से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो एपिनेफ्रिन जिसका दूसरा नाम होता है एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन का दूसरा नाम ही है नो एपिनेफ्रिन बेटा। एपिनेफ्रिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है? एड्रेनलिन। और ये मेड्यूला वाला पार्ट जो है यहाँ से निकलता है, और मेड्यूला वाला पार्ट से दूसरा हार्मोन निकलता है नोर एपिनेफ्रिन। तो एक एपिनेफ्रिन है, एक नोर एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी कहते हैं और नोर एपिनेफ्रिन को नोर एड्रेनलिन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एड्रेनलिन था ये बहुत सारे काम कर रहा था। इसके अंदर आपने पढ़ा कि ये दिल की धड़कन बढ़ाता है, एक तो आपके दिल की धड़कन हार्ट बीट बढ़ा देता है। दूसरा ये इमरजेंसी हार्मोन है, आपातकालीन हार्मोन। जैसे आपका रिजल्ट आ जाए, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन आपके दिमाग में एक चिंता सी रहेगी, कार्टिसोल निकलेगा, उस दौरान चिंता रहेगी। लेकिन जब आप एग्जाम में पास हो जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके पेट में गुड़गुड़ी सी होती है, किसको बताऊं मेरा तो सिलेक्शन हो गया, बल्ले बल्ले, किसको बताऊं। तो तुम्हारे पेट में बहुत गुड़गुड़ी सी या बूब्स आते हैं। मतलब आप लोग क्या करते हो कि खुशी के मारे थोड़ा सा आपकी बॉडी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। कई बार आपके सामने अगर भूत आ जाए, भूत को देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो भी तुम्हारे अंदर कौन कर रहा है? यही कर रहा है एड्रेनलिन। आपातकालीन परिस्थितियों में बनता है। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो या उड़ो। इसको डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं, करो या मरो। इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F का मतलब, एक F का मतलब फियर, दूसरे F का मतलब फाइट, और तीसरे F का मतलब फ्लाइट, ये कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ जी बेटा, टेस्टिस और ओवरी रह गया है, उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे क्योंकि अब टाइम हो चला है ना। आज हमने इस टॉपिक को ख़त्म करना था, बट कोई बात नहीं, समझ में आए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ख़त्म करने से ज़्यादा। फिर मैंने आपको एक लाइन लिखवाई कि पैराथायरॉयड ग्लैंड, कल की क्लास में पढ़ाया था, पैराथायरॉयड गले में होती है। तो ये भी आपके ये भी आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, उसके कंट्रोल में नहीं होता। तो कुल मिलाकर आपके शरीर की दो ग्रंथियां पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं है, एक तो पैराथायरॉयड नहीं है और एक अधिवृक्क ग्रंथि का मेड्यूला पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे हमने बात करी कि मैम ये जो हार्मोन होते हैं, ये कॉर्टिसोल, एंड्रोजन और एडल्टोस्टेरोन, ये क्या काम करते हैं? तो कार्टिसोल को चिंता का हार्मोन कहते हैं। जब आप चिंता में रहते हो तब ये निकलता है ना। मम्मी हमारी जब कई बार चिंता करती है, पता नहीं मेरे बेटे की नौकरी लगेगी या नहीं, पता नहीं मेरे बेटे का फ्यूचर कैसा होगा, तो ये सब, मेरी बच्ची की नौकरी लगेगी या नहीं, तो ये सब चिंता के हार्मोन है। और चिंता करने वाला ये जो हार्मोन है, ये दिल की मांसपेशियों को कमजोर करता है। इसीलिए जो लोग चिंता करते हैं उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। एंड्रोजन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो बनता है उसको एक्टिव करता है, और एडल्टोस्टेरोन सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को बैलेंस करता है। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आई ना बात? तो ये आपको मैंने पढ़ाया है, यहाँ से ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगली क्लास में जो आपकी दो ग्रंथियाँ रह गई हैं उनकी। एक तो रह गई है आप लोगों की प्यारे दोस्तों, एक तो रह गई है आप लोगों की कौन सी ग्रंथि? टेस्टिस एंड ओवरी। इनको करेंगे अगली क्लास में। सभी को हैप्पी होली, सभी बच्चों को ढेरों शुभकामनाएं होली की। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।